हेलो स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सिंह गुरु नानक कोचिंग क्लासेस फ्रॉम श्री गंगानगर। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास नाइन्थ के अंदर हमने साइंस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। कुछ रीजन से वो वीडियो थोड़ा कम शूट हो पाई थी। हम आज उसी कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 के अंदर। अगर आपने पार्ट 1 मतलब 9th क्लास की साइंस का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आप पार्ट 1 आपको देखना पड़ेगा, जिसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या जितने भी वीडियोस हमारे अभी तक अपलोड हुए हैं 9th 10th 11th 12th के हर एक चैप्टर का पार्ट वाइज जो वीडियो है वो आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से वो सारे कंटेंट कर सकते हैं। इस चैनल के साथ कंटिन्यू रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आने वाली जो हर एक अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 साइंस के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटम and some importance of atoms. Atom is a microscopic structure, it behaves like a building block. उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम डिस्कस कर रहे थे। प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी कि जो फर्स्टली जैसे शेप और वॉल्यूम है वो सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होगा। नेक्स्ट जो गैसेस है उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होते। फिर हमने डिस्कस किया था कंप्रेसिबिलिटी। जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सॉलिड और लिक्विड में नेग्लिजिबल होगी, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन। जो सॉलिड है वो काइनेटिक एनर्जी सबसे लेस शो करेगा, लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड को अगर हम किसी फ्लोर पे किसी सरफेस पे गिराएंगे तो वो मूव करेगा, और गैसेस तो कंटिन्यूअसली मूव करती हैं, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होती है। फिर हमने देखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होता है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको अपने तोड़ नहीं सकते। फिर लिक्विड एंड देन फिर गैस। फिर हमने डिस्कस किया था इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो था वो सॉलिड के अंदर हाई था, फिर लिक्विड के अंदर और फिर गैसेस के अंदर था। हमने डिस्कस की प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद हम अब डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप जितने मर्जी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो उनके अकॉर्डिंग हम 3 जो कैरेक्टर्स है वो डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर्स के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी के अंदर भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, या particles of matter have space between them. Second, मैं यहां पूरा लिख देता हूं, particles of matters are continuously moving। और नेक्स्ट है particles of matter attract each other। जैसे हमने डिस्कस किए हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, इनके अकॉर्डिंग वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग सेट बैठता है। जैसे ये जो एग्जांपल है वो लिक्विड को लेके सेट बैठता है, ये जो एग्जांपल है ये गैसेस को लेके, और ये जो एग्जांपल है सॉलिड को लेके। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स हमने डिस्कस करी। इनके अकॉर्डिंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी बुक के अंदर एक्टिविटीज दे रखी है। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर है सॉलिड, लिक्विड और गैस उनके पार्टिकल्स के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर स्पेस कैसे होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एग्जांपल लेंगे वाटर प्लस शुगर का एग्जांपल लेते हैं। अब वाटर के अंदर शुगर ऐड हो जाती है, ठीक है, वाटर के अंदर शुगर ऐड होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक गिलास है, इस गिलास के अंदर हमारे पास इतनी अमाउंट के अंदर, इतनी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास वाटर है। हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो शुगर है वो ऐड कर दी, ठीक है।
2 टेबलस्पून शुगर ऐड करने के बाद भी जो वाटर का लेवल है वो इतना ही रहेगा, उसके वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर क्या है, स्पेस है, और जो शुगर है उस स्पेस के अंदर क्या हो रही है, सोल्यूबल हो रही है, डिसोल्व हो रही है। सोल्ट जो है वो डिसोल्व हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें सैंड की, सैंड डिसोल्व नहीं होती, क्योंकि सैंड के पार्टिकल का साइज बड़ा है और वाटर के अंदर जो स्पेस है उसका साइज छोटा है, इसलिए उसके अंदर फिट नहीं आएगी, तो वो उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होगी, डिसोल्व नहीं होगी। सैंड डालेंगे तो सैंड नीचे आ जाएगी, पानी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम शुगर या सोल्ट ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। जैसे अपने चाय बना रहे हैं तो जो टी लीव्स हैं वो पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं तो पानी के अंदर घुल जाती है। लेमनेड, नींबू पानी बना रहे हैं, नींबू घुलेगा, नमक घुलेगा, चीनी घुलती है, शुगर, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर या पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि इनके अंदर एक स्पेस है। अब हमें कैसे पता चलेगा स्पेस है, स्पेस खाली है, फ्री है, या स्पेस पूरा फिल है। अब हमने 1 गिलास पानी लिया, उस वाटर के अंदर शुगर ऐड किए जा रहे हैं, 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 3, 4, 5, हमने 6 टेबलस्पून जो शुगर 1 गिलास के अंदर हमने ऐड कर दी। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब उसके अंदर हम और ज्यादा शुगर ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितना स्पेस वाटर के अंदर फ्री था वो सारा स्पेस क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। अब वाटर के अंदर स्पेस नहीं बचा तो नई शुगर हम उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अब उसके अंदर डिसोल्व होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जैसे जो गैसेस है, इसका बेस्ट एग्जांपल बैठता है एयर। एयर जो है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक जगह पे स्टेबल नहीं हो सकती। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यू क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे अपने यहाँ पर बुक में एग्जांपल दे रखा है, टग ऑफ वॉर का एग्जांपल दे रखा है, या बहुत सारे, कि जो ये सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट किए हुए हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दूसरे को अट्रैक्ट करके टाइटली बाउंड भी हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव भी कर रहे हैं, और स्पेस भी उनके अंदर प्रेजेंट है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, बुक के अंदर उनकी एक्टिविटीज दे रखी है, बहुत ज्यादा इजी है, एक बार रीड करने पर समझ में आ जाएगी। उसके बाद अभी तक हमने डिस्कस किया स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी, प्रॉपर्टीज के बाद हमने डिस्कस किए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। इस चैप्टर के अंदर टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या कुछ हम डिस्कस करेंगे, देखिए। फर्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल, कि जो मैटर की स्टेट्स है वो इंटरकन्वर्टिबल है। क्वेश्चन आता है स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल, क्वेश्चन मार्क, कि हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, सॉलिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड के अंदर, लिक्विड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैस के अंदर। वहीं अगर हम सेकेंडली लेके चले, वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट, गैस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड के अंदर, और लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं हम गैस के अंदर। सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। कैसे होगा? अगर हम सॉलिड को हीट देंगे तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में जाएगा, और लिक्विड को भी अगर हम हीट देंगे तो जो लिक्विड है वो किस में जाएगा, गैस के अंदर जाएगा। वहीं गैस को अगर हम कंप्रेस करेंगे, ठंडा करेंगे, जैसे एसी चलता है, तो गैस एयर से क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड को हम और ज्यादा ठंडा करेंगे, कंप्रेस करेंगे, फ्रिज के अंदर रखते हैं तो आइस बनती है, बर्फ बनती है।
तो स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर इंटरकन्वर्टिबल। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे के अंदर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। सॉलिड को हीट किया वो लिक्विड में गया, लिक्विड को हीट किया गैस में, फिर गैसेस को कंप्रेस ठंडा किया, एसी चलता है, एयर से लिक्विड बनता है, कंप्रेस किया गैसेस गई लिक्विड में, लिक्विड को और ज्यादा कंप्रेस या ठंडा किया वो किसमें गया, सॉलिड के अंदर, आइस के अंदर। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स है आपस में क्या है, वो इंटरकन्वर्टिबल है। क्या है, आपस में इंटरकन्वर्टिबल। हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर स्टेट्स जो है आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, एक डेफिनेशन आती है जिस डेफिनेशन को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सब्लिमेशन क्या कहती है, व्हेन सॉलिड directly converted into gas without change in liquid and vice versa called sublimation। कि ऐसी कंडीशन होगी जब जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस के अंदर विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड, लिक्विड के अंदर नहीं आया, और जो गैसेस हैं वाइस वर्सा का मीनिंग क्या होगा, अपोजिट, और जो गैसेस हैं अपोजिट मतलब गैसेस किस में जाएंगी, सॉलिड में, सॉलिड किस में जाएगा, गैस के अंदर, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। बहुत सारे एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ के अंदर। फर्स्ट आ गया नैफ्थलीन बोल्स, कैम्फर, जैसे वो फिनाइल की गोलियां आती हैं, टेबलेट्स आती हैं कपड़ों के अंदर, वॉश बेसिन के अंदर हम रखते हैं, तो वो क्या है, सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्टली किसमें जा रही है, गैस के अंदर जा रही है। या वो एक पीस आता है ओडोनिल का, ठीक है, ओडोनिल को हम ऐसे टांग दिया हमने वहां पर, ठीक है, टाई कर दिया, अब उसमें एक पीस है वो डायरेक्टली सॉलिड से किसमें जा रहा है, लिक्विड के, सॉरी गैस के अंदर जा रहा है, फ्रेग्रेंस अच्छी आ रही है, ठीक है, हमारे कार के अंदर लगा होता है जो फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम लगा होता है, तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, डायरेक्ट किसमें जा रहा है, वो गैस के अंदर जा रहा है, तो उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, डायरेक्ट जो सॉलिड से गैस या गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम गैस टू लिक्विड का एग्जांपल देखें तो गैस से लिक्विड के एग्जांपल को हम बोलते हैं ड्राई आइस, या अपने बोले CO2 बोला जाता है, ड्राई आइस, CO2 को बोलते हैं हम ड्राई आइस। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। या एक हमने डेफिनेशन डिस्कस करी कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में, और जो गैस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगी सॉलिड के अंदर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में जाए बिना ही। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। अब इन्हीं से मिलती जुलती कुछ और डेफिनेशंस आती हैं हमारे पास। तो क्या डेफिनेशन आ रही है, फर्स्ट हमारे पास जैसे डेफिनेशन आती है इसकी लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट को वैसे तो हिडन एनर्जी बोला जाता है। हिडन एनर्जी का मीनिंग, हिडन मैंने छुपी हुई एनर्जी, लैटेंट हीट, हिडन एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ, कोई भी एक हमारे पास मैटर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी एक मार्कर है, अब ये मार्कर के अंदर लैटेंट हीट का मतलब क्या हुआ, अब मैं इस मार्कर को देख करके, विजिबल करके नहीं बता सकता कि ये मार्कर इतने डिग्री पर मेल्ट होगा, इतने डिग्री पर ये आइस बनेगा, नहीं बता सकता। अब क्या होगा, मैं इसको गर्म करना शुरू करूंगा और टेम्परेचर नोट करूंगा, जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होना शुरू हुआ वो इसकी लैटेंट हीट है, जो इसके अंदर छिपी हुई है, हमें ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा कि कितने टेम्परेचर पर ये मेल्ट होगा या कब ये मेल्ट होगा, कैसे ये मेल्ट होगा, ये इसकी हिडन एनर्जी है, इसके अंदर छिपी हुई हीट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होगा, बॉईल होना शुरू होएगा, मेल्ट होना शुरू होएगा, तब जाकर के हमें पता चलेगा जब हम उसको चेक करेंगे। तो किसी भी मैटर की अंदर छिपी हुई जो हिडन एनर्जी है उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट। अब ये जो लैटेंट हीट है, अब इसको दो पार्ट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और सेकंड हम देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, देखिए डिस्कस करते हैं। व्हेन 1 kg solid starts to convert into liquid called latent heat of fusion. When 1 liter liquid starts to convert into gas called latent heat of vaporization. अब इस पे एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी दोनों के लिए सेम है। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड लिया। अब इस लिक्विड के अंदर मैंने एक थर्मोमीटर लगाया जिसकी अलग अलग रीडिंग है। तो ये अब मैंने इस लिक्विड को हीट करना शुरू कर दिया। जो आग है वो रेड कलर की होती है। अब हीट करना शुरू किया, मैंने इस टेम्परेचर को नोट किया और देखा, पूरी ऑब्जर्वेशन रखी कि किस टेम्परेचर पर इस हीट से ये जो लिक्विड है अब ये वेपर बनेगा, गैस बनना शुरू होगा। तो मैंने वो टेम्परेचर नोट किया और वो हो गई मेरी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वहीं मैंने यहाँ पर कोई प्लास्टिक रखी, प्लास्टिक को अंदर थर्मामीटर रखा या आइस रखी, मैंने आइस भी सॉलिड है, आइस के अंदर थर्मामीटर रखा और मैंने नोट किया कि किस टेम्परेचर पर जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू होगी, मतलब सॉलिड लिक्विड के अंदर जाना शुरू होगा या लिक्विड गैस के अंदर जाना शुरू होगा। वो टेम्परेचर हम नोट करेंगे और वही होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ vaporization and latent heat of fusion. Vaporization meaning liquid to gas, fusion meaning solid to liquid. ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं से मिलती जुलती एक और डेफिनेशन आती है। देखिए ये तो है एक लेटेंट हीट, एक हिडन एनर्जी, ठीक है। हिडन एनर्जी के साथ साथ हमारे पास एक डेफिनेशन आती है बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड वन इज मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या डिफरेंस है? बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं बीपी, मेल्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं एमपी। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है? द टेम्परेचर व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में जा रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। जब वो बॉइल होना शुरू हुआ, कोल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल जैसे वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होना शुरू होता है। नेक्स्ट आया द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, कोल्ड मेल्टिंग पॉइंट। कि जब आइस या आइस की जगह हम कोई भी सॉलिड ले सकते हैं, जब सॉलिड जो है हमारा मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। अब जब लिक्विड जो है वो बॉइल होना शुरू होगा तो वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, ये कुछ डेफिनेशंस जो है वो हमने डिस्कस करी हैं। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद हमने डिस्कस किए एटम, एटम की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। फिर हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज के बाद हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने डिस्कस किया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बाद हमने डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और इनके बीच हमने एक डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर इंटरकन्वर्टिबल, की जो मैटर की स्टेट्स है वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती है। मीनिंग जो सॉलिड है वो लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस वापस लिक्विड में और लिक्विड गैस के अंदर जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में और गैस डायरेक्टली सॉलिड में जाएगी, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन का मीनिंग क्या होता है? इवेपोरेशन सभी को पता है कि जब हम या कोई भी लिक्विड जो है, लिक्विड लेंगे जब हम, लिक्विड जब गैस के अंदर बनना शुरू हो जाता है, लिक्विड जब इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम डेली घर में मोपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो पोछे का जो पानी है वो कहाँ जाता है? कुछ देर बाद एयर में चला जाता है। हम कपड़े धो रहे हैं, क्लोथ्स हमने वॉश किए, कपड़े गिले हैं, ठीक है, उनको हमने सुखा दिया, सूखने में उनका पानी कहाँ चला गया? एयर के अंदर चला गया। हमारा फ्लोर गीला हो गया, ठीक है, बाहर से, और धूप आई, धूप आने के बाद वो सूख गया, पानी कहाँ चला गया? एयर के अंदर चला गया, उड़ गया, इवेपोरेट हो गया। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स टू इवेपोरेट, और या अपने बोल सकते हैं कन्वर्ट into gaseous state at constant temperature, कि जब इवेपोरेशन होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मीनिंग ऐसे नहीं है कि हमने कपड़े धोए और उनको एक हीट पे रख दिया, बाहर फ्लोर पड़ा है तो हमने वहां पर आग जला दी, पानी सूख गया। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जो नेचुरल टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर जब लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, ये एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना क्या है? सरफेस फिनोमिना का बात हुई कि आपने घर पे कपड़े सुखाए, ठीक है, कपड़े एक तो हमने रूम के अंदर सुखाए और एक बाहर खुले छत के अंदर सुखाए। कौन से जल्दी सूखेंगे? छत वाले, क्योंकि वहां एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, वहां पर हवा भी चल रही है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, रूम के अंदर हवा भी नहीं आ रही, टेम्परेचर भी कम है, तो एक सरफेस फिनोमिना है। रूम के अंदर पोचा लेट सूखेगा और बाहर जो पोचा वो जल्दी सूखेगा। क्यों? बिकॉज इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, सरफेस पर डिपेंड करती है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? टी सॉसर वाला एग्जांपल आया था बुक के अंदर। अगर हम कप के अंदर चाय पी रहे हैं तो वो जैसे जैसे पिएंगे वैसे वैसे वो ठंडी होती है। वहीं अगर हम सॉसर के अंदर एक प्लेट के अंदर चाय डाल के पिएंगे, प्लेट का एरिया क्या हो गया? ज्यादा एरिया होने से वो चाय क्या होगी? जल्दी ठंडी होगी। वहीं कप का एरिया क्या है? कम, अंदर तक एयर नहीं जा रही, अंदर तक हवा नहीं जा रही, सरफेस एरिया कम है, तो वो चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी कप वाली। वहीं जो प्लेट है उसका एरिया ज्यादा है, सारी चाय उसके अंदर ऐसे फैल चुकी है, एरिया ज्यादा होने से उसके अंदर एयर जा रही है और जो चाय है वो क्या हो रही है? हमारी ठंडी हो रही है। तो इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। यहां पर जो टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हम, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, इस बात को ध्यान में रखें। और ये एक सरफेस फिनोमिना है। नेक्स्ट इसी के अंदर एक हेडिंग आती है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन के फैक्टर अफेक्टिंग बताइए भी कौन सी चीजें इवेपोरेशन को बढ़ा सकती हैं, कौन सी चीजें इवेपोरेशन को घटा सकती हैं। फर्स्टली मैं लिख रहा हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम यहां पर आएंगे सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया क्या कहता है? इफ सरफेस एरिया इंक्रीज देन इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगी। सेकंड आया हमारे पास विंड स्पीड। इफ wind speed increase then evaporation also increase and vice versa। थर्ड आएगा हमारे पास टेम्परेचर। if temperature is increased then evaporation also increase and vice versa। और नेक्स्ट हम करते हैं विंड स्पीड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। if
ह्यूमिडिटी इंक्रीज देन इवेपोरेशन डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। फर्स्ट हमने डिस्कस किया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब अगर छत ओपन है, ठीक है, एरिया ज्यादा है, खुले के अंदर है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। अगर कंजस्टेड रूम के अंदर हम कपड़े सुखा रहे हैं तो इवेपोरेशन क्या होगी, कम। सेकंड है विंड स्पीड। अगर हवा चलती है, जैसे हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं और जब हवा नहीं चलती तो कपड़े लेट सूखते हैं, मतलब पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। विंड स्पीड ज्यादा होगी। कई बार रूम के अंदर कपड़े रख के हम फैन ऑन कर देते हैं, ठीक है, विंड स्पीड चलेगी, विंड स्पीड ज्यादा होगी, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। विंड स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन भी कम होगी। टेम्परेचर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल गर्मी के अंदर पोंछा और कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों के अंदर नहीं, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगी। लेकिन लास्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती है सफोकेशन या उमस होती है। जब उमस का मतलब जब इन्वायरमेंट में जैसे कुछ एक क्लाउडी डे है, ठीक है, बादलों वाला डे है, अभी जून जुलाई के अंदर जो मंथ होता है, अब इन्वायरमेंट के अंदर क्या ऑलरेडी वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, कंजस्टेड फील होता है, सफोकेशन फील होती है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, तो ह्यूमिडिटी के कारण ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर वाटर है तो इवेपोरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। सभी के अंदर क्या हो रहा है अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है इवेपोरेशन बढ़ रही है, विंड स्पीड बढ़ रही है इवेपोरेशन बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इवेपोरेशन बढ़ रही है। लेकिन लास्ट ह्यूमिडिटी, इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीज, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी देन इवेपोरेशन डिक्रीज, इवेपोरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही रीजन है कि हम समर सीजन के अंदर जो क्लोथ्स हैं हम कॉटन के क्लोथ्स पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, रेक्सिन्स नहीं करते। क्यों, ठीक है, क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जल्दी से सूखने नहीं देता और धीरे धीरे वो एयर के कांटेक्ट में आता है, जिससे हमें ठंडी हवा भी लगती है, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग क्या है, डिस्कस करते हैं। इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करती है। व्हाई? इवेपोरेशन इज नॉट ए टेम्परेचर फिनोमिना, इट्स ए सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पर ये एक सरफेस फिनोमिना है इवेपोरेशन। और जैसे ही इवेपोरेशन होगी तो जो लिक्विड है वहां पर जब उड़ना शुरू होगा तो लास्ट में मॉइस्चर बचेगी, वो मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेशन को कूलिंग करती है, मतलब ठंडा करती है। यही कुछ रीजंस होते हैं जब गर्मियों के अंदर छत पर पानी छिड़का जाता है, वाटर स्प्रिंकल करते हैं, क्योंकि वाटर को अगर हम स्प्रिंकल करेंगे तो वो वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होगी, ठंडी हवा आएगी पंखे से। कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे तो वो इवेपोरेट होगा वाटर क्लॉथ्स के द्वारा, ठीक है, और हमें ठंडी हवा लगती है। जब पसीना आया हो, स्वेटिंग हुई हो, स्वेटिंग के बाद फैन ऑन करते हैं तो हमें ठंडी फील होती है। तो यही कुछ रीजन है कि हम जो स्प्रिंकल क्यों करते हैं वाटर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर में क्या होता है, हवा चल रही है, ठीक है, फैन ऑन है, पीछे से पानी आ रहा है, विंड स्पीड क्या करेगी, वाटर को इवेपोरेट करेगी, और जो उसमें घास हम लगाते हैं वो घास में क्या आएगी, मॉइस्चर आएगी, क्योंकि पानी इवेपोरेट हो रहा है तो हमें ठंडी हवा देगा। अर्थन कोट, मटके के अंदर पानी ठंडा क्या होता है, क्योंकि मटके में क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं, पोर होता है, उन पोर से जो पानी है वो बाहर आएगा, बाहर आके वो पानी जो है वो इवेपोरेट होगा और वहां पर मॉइस्चर बनेगा, जिससे मटके के अंदर का जो पानी है वो क्या रहेगा, ठंडा रहता है। तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स क्यों वियर करते हैं, रूफ पर वाटर स्प्रिंकल क्यों करते हैं, अर्थन कोट में वो पानी ज्यादा ठंडा क्यों होता है, और डेजर्ट कूलर जो है वो ठंडी हवा क्यों देता है। तो आप इनको अच्छे से बुक से रीड कर लें, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करें। उसके बाद नेक्स्ट एक बात आती है, जो यहां पर हमने टेम्परेचर की काफी बात करी है, तो टेम्परेचर को मेजर करने की एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। तो आपके टेम्परेचर को हम दो चीजों में मेजर करते हैं, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। हालांकि फ़ारेनहाइट वगैरह में भी हम यूज करते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है।
केल्विन को हम लिखते हैं K से, डिग्री सेल्सियस को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इनको कन्वर्ट करना हो तो क्या रीजन है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है बेटा 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए इसको केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करो या डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करो, तो यहां पर क्या होगा, अगर हमें डिग्री सेल्सियस टू केल्विन जाना है तो क्या करेंगे, या हमें केल्विन टू डिग्री सेल्सियस जाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगर हमें डिग्री सेल्सियस टू केल्विन जाना है तो हम इसके अंदर प्लस करेंगे 273। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, कन्वर्ट टू केल्विन, तो यहां पर क्या होगा 273 प्लस 25, 538, 279 और 298 केल्विन। वहीं अगर हम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो माइनस करेंगे 273। यही एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल 298 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 298 माइनस 273 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको डिग्री सेल्सियस टू केल्विन या केल्विन टू डिग्री सेल्सियस जाना है तो हमें सम या सब्सट्रैक्ट करना होगा 273 का, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। यहीं पर आपका जो चैप्टर है 9th क्लास का मैटर इन अवर सराउंडिंग वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट लगते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। कोशिश करना कि इसके आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके देखो, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 7891616784 नंबर पे, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपडेशन के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।